से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक नजर उन खबरों पर जिन पर आज हम सवाल उठाएंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला भी नून लीग के नाम रहा। इक्का दुक्का अपसेट्स तो हुए, लेकिन क्या 2018 में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पंजाब में नून लीग के खिलाफ कोई बड़ा अपसेट कर सकेंगी? आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, लेकिन अवामी हुकूमतों के क़याम में सबसे ज्यादा ताखीर। क्या पंजाब हुकूमत अब मकामी हुकूमत को फंड्स और इख्तियारात देने में भी इतनी ही ताखीर करेगी? और सरकारी इदारे में होशरुबा करप्शन कहानी सामने आ गई। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में हजारों की तादाद में लावारिस स्कीम्स की मद में अरबों रुपए कहां हैं, कुछ मालूम नहीं। सैकड़ों खानदान मुतासिर हो रहे हैं। तफसीलात बताएंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के आज आखिरी मरहले के मुताबिक। एक साल की ताखीर के बाद आखिरकार आज पंजाब में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात मुकम्मल हुए। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन यहाँ के अवाम को मकामी इख्तियारात सबसे आखिर में मिले। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ के अवाम को इख्तियारात और हुकूक के हवाले से बहुत शिकायत रहती हैं, लेकिन बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला सबसे पहले मुकम्मल हुआ। 28 जनवरी 2015 जब बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हुए और मकामी हुकूमतें कायम हो गईं। 30 मई 2015 को खैबर पख्तूनख्वा में मकामी हुकूमतों का निज़ाम मुकम्मल हो गया। सिंध में 24 अगस्त 2016 को बल्दियाती इंतखाबात का मरहला आखिरी मरहला मुकम्मल हुआ, जबकि पंजाब में एक साल की ताखीर के बाद आज 22 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला मुकम्मल हुआ। 35 अजला के लिए मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, ज़िला काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब हुआ। पंजाब के 6 अजला ऐसे हैं कि जहां पर लॉर्ड मेयर और मेयर पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इनमें लाहौर है, रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट, साहिवाल और सरगोदा शामिल है। आज के इंतखाबात में पूरे पंजाब में मजमूई तौर पर बढ़तरी नून लीग के नाम रही। इक्का दुक्का अपसेट्स ऐसे थे जो कि अपोजिशन पार्टीज की तरफ से देखने में आए। इनमें सबसे काबिल जिक्र अपसेट अटक में हुआ, जहां पे चौधरी निसार अली खान के भांजे एहसन अली खान जिला काउंसिल की चेयरमैनशिप के लिए खड़े हुए थे, लेकिन वो हार गए और उनके मुकाबले में चौधरी शुजात हुसैन की भांजी ईमान ताहिर वो जिला काउंसिल की चेयरमैन के लिए जीत गई। इस तरह पाकपतन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे असलम सुखेरा, वो जिला काउंसिल की चेयरमैनशिप जीत गए। इसके अलावा कुछ बड़े इंटरेस्टिंग अपसेट्स तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सीट्स बल्दियाती इंतखाबात की मकामी हुकूमत की वो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास गई। जैसा कि लाला मूसा में पीपल्स पार्टी के नदीम असर कायरा म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। टोबा टेक सिंह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलाम नबी म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन बने। जलालपुर जट्टा में, कोट मोमिन में, राजा जंग में और साहिवाल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं जो कि म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन बने। 2018 के आम इंतखाबात से सिर्फ एक साल पहले पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला भी मुकम्मल हो गया है। ट्रेंड यकीनी तौर पे नून लीग की तरफ झुकाव इसका नजर आ रहा है। नून लीग की मजमूई बढ़तरी है। क्लीन स्वीप कहा जाए, चंद एक सीट्स को छोड़ के तो गलत नहीं होगा। 2018 के आम इंतखाबात से सिर्फ एक साल पहले ये ट्रेंड आम इंतखाबात के लिए क्या सियासी पैगाम बल्कि क्या इंतखाबी पैगाम दे रहा है? क्या 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्दन या मिलकर कोई इत्तेहाद बना के नून लीग के खिलाफ कोई अपसेट क्रिएट कर सकती हैं? इसके अलावा आज एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने में भी आया कि अटक में जहां पर काफ लीग जीती
तो तहरीक इंसाफ ने वहां पर उसकी हिमायत की। तो दो अपोजिशन पार्टीज तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने मिलकर चौधरी निसार के भांजे को हरा दिया, जिला काउंसिल की चेयरमैनशिप उनसे छीन ली। लेकिन फैसलाबाद में इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राना सनाउल्लाह के ग्रुप को वोट दिए और इस तरह चौधरी शेर अली ग्रुप के मुकाबले में राना सनाउल्लाह ग्रुप फैसलाबाद में जीत गया। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स देखने में आ रहे हैं। रहीम यार खान से भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने में आया है, जहां से पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत उम्मीदवार रही है बल्दियाती हुकूमतों के लिए, लेकिन वो वहां से बिल्कुल हार गई है। इन्हीं ट्रेंड्स पर भी बात करेंगे और ये कि 2018 के लिए क्या सियासी और इंतखाबी पैगाम है, और ये सवाल भी आज प्रोग्राम में उठाएंगे कि इतनी ताखीर से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं, तो क्या अब पंजाब की सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमतों को इख्तियारात भी इतनी ताखीर से देगी? लेकिन पहले बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों में रिपोर्टर्स हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के। अटक से नदीम रजा खान होंगे, मुल्तान से हामिद चौधरी होंगे, फैसलाबाद से एहतशामुल हक होंगे, रहीम यार खान से नूर मोहम्मद सोमरो होंगे। नदीम, अटक से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अटक में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखने में आई है। चौधरी निसार खान के भांजे को काफ लीग की उम्मीदवार ने हरा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से मिलके। क्या ट्रेंड शो कर रहा है ये अटक में? जी, अटक में जो चौधरी निसार अली खान के भांजे की शिकस्त है, उसमें मुस्लिम लीग नून के वोटर्स जो थे मेंबरान जिला कौंसल जी, उन्होंने क्योंकि खुफिया बैलेट के जरिए था, तो जो ये ऊपर की नामजदगी थी जी, और उनसे बाला बाला करके वो की गई थी, तो अपने वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मुख्तलिफ फोरम पे वो इज़हार ख्याल भी करते रहे उसका। तो उन्होंने आज जो ऊपर की नामजदगी थी उसको मुस्तरद करते हुए अपना वोट मुस्लिम लीग काफ और PTI की मुश्तरका उम्मीदवार ईमान ताहिर के हक में डाला। इस तरह वो कामयाबी से हमकिनार हो गई। आज सुबह तक इनके पास, मुस्लिम लीग नून के पास 54 जो है वोट मौजूद थे, लेकिन जब वोट डालने का अमल आया तो इसमें जो ईमान ताहिर हैं इन्हें 58 वोट मिले और चौधरी निसार अली खान के भांजे जो हैं वो 37 वोट हासिल। उम्मीदवारों की सिलेक्शन, टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। रहीम यार खान, नूर मोहम्मद सोमरो, आपके पास में आऊंगी। आपसे पूछना चाहूंगी कि रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप हुआ है, ये क्या ट्रेंड शो कर रहा है सियासी और इंतखाबी? नूर से अभी हमारा राब्ता नहीं है। हामिद, आपके पास में आऊंगी। मुल्तान से क्या ट्रेंड सामने आ रहा है? नून लीग काफी मजबूत तरीके से मुल्तान में उभरी है, पीपल्स पार्टी की वहां पर क्या सिचुएशन है और तहरीक इंसाफ की? जी बिल्कुल गरीदा, जिस तरह चेयरमैन जिला कौंसिल का इलेक्शन हुआ है, जो उसमें टोटल वोटों की तादाद जो थी वो 142 थी। दीवान अब्बास बुखारी अगर नाहल हो गए थे, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उन्हें नाहल करार दे दिया था, कागजात नामजदगी उनके रिजेक्ट कर दिए, तो वो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से बहाल हो गए। तो उस टाइम तो जैसे ये नाहली हुई तो पीपल्स पार्टी और PTI जो है काफी मजबूत बनकर सामने आए थे। उनके उम्मीदवार लगा था कि PTI पीपल्स पार्टी चेयरमैन जिला कौंसिल के लिए ना उम्मीदवार उनकी करवा लेगी, लेकिन हाईकोर्ट ने दीवान अब्बास बुखारी को कामयाब करा, उसके कागजात मंजूर कर लिए। तो दीवान अब्बास बुखारी 99 वोट लेकर मुल्तान के चेयरमैन जिला कौंसिल मुंतखब हुए, जबकि PTI के साथ इसमें अफसर हुआ थोड़ा सा। पीपल्स पार्टी PTI के पास जो है कुल 23 चेयरमैन थे, लेकिन जो उन्हें वोट मिले हैं आज वो सिर्फ 14 मिले हैं। जो उनके जो वोट हैं उनके कहाँ है वो पीपल्स पार्टी के खाते में चले गए। पीपल्स पार्टी, तो आप कह रहे हैं कि मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों में कमी हुई है, पीपल्स पार्टी के वोटों में इंप्रूवमेंट हुई है? बिल्कुल ऐसी है। जिस तरह गुलाम रसूल ढंगल की कंप्लेन है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने खुद की है। पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 13 चेयरमैन थे, लेकिन उनके जो वोट हैं वो 25 निकले हैं, 12 वोट ज्यादा निकले हैं। PTI के वोटों की तादाद है वो 9 कम हुई है। तो पाकिस्तान बहुत दिलचस्प ट्रेंड देखने में आ रहे हैं और ऐसा ही ट्रेंड फैसलाबाद में देखने में आया है। शाम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि वहां पे राना सनाउल्लाह ग्रुप को तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल रही है, ये किस तरह हो गया? आग और पानी एक साथ कैसे मिल गए? फैसलाबाद में क्या चल रहा है सियासत में और इंतखाबी अमल में? जी बिल्कुल, ये आग और पानी ही कह सकते हैं कि एक तरफ तो राना सनाउल्लाह जो है वो PTI के खिलाफ बयान देते रहते हैं, लेकिन दूसरी जानब PTI ने ही अपने वोट डालकर राना सनाउल्लाह ग्रुप को जितवाया है। 182 टोटल वोट थे मेयर के लिए, 2 वोट डाले नहीं गए हैं, 180 वोट कास्ट हुए हैं, उनमें से 2 रिजेक्ट हो गए। अब 105 वोट लिए राना सनाउल्लाह ग्रुप के उम्मीदवार ने मलिक रजाक ने, 73 वोट लिए शेर अली ग्रुप के उम्मीदवार शिराज कालू ने। अब 73 वोट शिराज कालू का मैं ये बताऊं कि जब ये मखसूस नशिस्तों पर कामयाब हुए थे तो उन्होंने 74 वोट लिए थे, 1 वोट इनका अब कम हुआ है।
यानी इनके वही वोटर थे वो जिन्होंने इनको मखसूस नशिस्तों पे वोट दिया है, उन्हीं तो वोटर्स ने इनको एहतशाम अब वोट दिया फैसलाबाद है। में तहरीक इंसाफ की पोजीशन कमजोर थी कि वो राना सनाउल्लाह को सपोर्ट करने पे मजबूर हुई, और पीपल्स पार्टी की क्या सिचुएशन है फैसलाबाद में? खरीदा फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रही है, इनके कोई चेयरमैन है ही नहीं है। अब 20 चेयरमैन थे पीटीआई के, पीटीआई खुद तो कैंडिडेट जाहिर है अगर वो खड़ा करती तो हार जाती, लेकिन 20 जो चेयरमैन थे पीटीआई के उनका वोट गया है सनाउल्लाह ग्रुप को। अब राना सनाउल्लाह ग्रुप को वो 20 वोट पड़े हैं, तो अगर वोट इसको अगर देखा जाए टेक्निकली तो ये 20 वोट नहीं, ये 40 वोट है, यानी 40 वोट शेररी ग्रुप के, 20 वोट कम हुए, 20 वोट उधर ज्यादा गए। ठीक है, वोट से राना सनाउल्लाह ग्रुप जीता है। बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान, नूर मोहम्मद सोमरो, आपके पास में आऊंगी। आप बताइएगा कि रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी बिल्कुल स्वीप आउट हो गई है और नून लीग ने क्लीन स्वीप कर लिया वहां पे। नूर सोमरो से राब्ता नहीं हो पा रहा। बाकी एक्सप्रेस न्यूज के ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मोहम्मद इलियास साहब, सारा दिन हम भी सुनते रहे हैं, आप भी देखते रहे हैं, आपकी गहरी नजर इस पे रही है, बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स देखने में आ रहे हैं। अब 2018 के आम इंतखाबात से एक साल पहले अगर ग्रास रूट लेवल पे नून लीग इतनी मजबूत है और पीपल्स पार्टी और पीटीआई की ये सिचुएशन है, तो आप क्या देखते हैं 18 के लिए इंतखाबी ट्रेंड? जी बिल्कुल, जो ग्रास रूट लेवल पर जो सूरत हाल है जो आज देखने में आई है इलेक्शन में, ये जो बड़ी 2018 के इलेक्शन में वाज़ह बताती है कि दोनों जो सियासी जमातें हैं, जो बड़ी जमातें हैं जिनको पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ कहा जाता है, इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त जो सीटें हैं, जो जैसा मुस्लिम लीग नून ने काम किया है, बिल्कुल इसी तरह हालात साजगार थे इनके लिए भी, लेकिन एक वजह यह थी कि इनकी गवर्नमेंट थी ऊपर, और गवर्नमेंट में थे इनके पास जो थे वसाइल थे, और इसी मुस्लिम लीग नून ने जो इलेक्शन थे उनमें ताखीर की पूरा एक साल, और इसको ताखीर करते रहे। इस पर ये जो अदलिया है ना, इसमें स्टैंड लिया अदलिया ने, फिर इलेक्शन कराने के लिए इनसे डेट मांगी, और फिर ये इलेक्शन हुए, और सबसे आखिर में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन अवाम को उतनी ही देर से मकामी इख्तियारात मिले हैं। जी जी, तो अब आपको नजर क्या आ रहा है? आप जाहिर है इन लोगों से मिलते भी रहते हैं, उठते बैठते हैं हुक्मरान तबके के साथ, आपको अंदाजा क्या है कि ये फंड्स देने में और इख्तियारात देने में भी इतनी ही ताखीर करेंगे? क्योंकि फंड्स देने में, इख्तियारात देने में ये अब तो पता चलेगा, क्योंकि इख्तियारात देने में तो ताखीर कर सकते हैं, लेकिन फंड्स देने में ताखीर नहीं होगी, क्योंकि 2018 का इलेक्शन है सर पर, और इसके बारे में जो है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी इन्होंने अबूरी बना दिया है कि किस सूबे को, किस जिले को कितने पैसे दिए जाएंगे, पावर्टी की बुनियाद पर या पसमानदगी की बुनियाद पर, इस तरह जो आबादी की बुनियाद पर वो दिए जाएंगे, वो इन्होंने कर लिया है, उसके लिए कमेटी बना दी, तश्कील दे दी। अब ये फंड्स उस तरह रिलीज करेंगे, इस तरह इनको जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं उनमें जो ये अपने चेयरमैन बने, इनको फंड्स होंगे, ताकि ये अपने इलाकों में जो भी होंगे इनके उम्मीदवार खड़े होंगे, और उनके जरिए उनको इशारा किया जाएगा कि आप ये वाला स्कीम बनाएं, ये स्कीम बनाएं, ताकि डेवलपमेंट के वर्क्स हों और लोगों को आइंदा 2018 में वो सियासी फायदा होगा। और ये सियासी फायदे की बुनियाद पर, जब जहां तक अख्तियारात का मसला, ये पहले भी पिछली गवर्नमेंट्स में भी हुआ, मुशर्रफ दौर में, और इस दौर में भी होगा कि इख्तियारात किसके पास ज्यादा होंगे, क्योंकि ये भी जमहूरियत का अहम हिस्सा है, ये जो थर्ड टियर है जिसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स कहते हैं। जो बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेस न्यूज के लाहौर ब्यूरो चीफ इलियास बात कर रहे थे। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यही से कंटिन्यू करेंगे और सवाल करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से कि 2018 के लिए पंजाब में नून लीग के खिलाफ वो बड़ा अपसेट कैसे दे सकते हैं। जी वेलकम बैक। बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में भी नून लीग ने पूरे पंजाब में मैदान मार लिया है। 2018 के आम इंतखाबात से एक साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या पंजाब में नून लीग के खिलाफ कोई बड़ा अपसेट कर सकेंगे? बात कर रहे हैं हम पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एजाज चौधरी साहब, मरकजी सीनियर रहनुमा हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नदीम अफजल चंद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम अफजल चंद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? सलाम जी, आ रही है जी। आपसे भी मैं बात करूंगी कि आप लोग अपने आप को पंजाब में रिवाइव करना चाह रहे हैं, लेकिन तैयारियां क्या हैं, जरा इजाजत दें तो एजाज चौधरी साहब से पहले सवाल कर लूं। चौधरी साहब, पहला सवाल तो मुझे ये बताएं, जवाब मुझे ये दें कि फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह की सपोर्ट, राना सनाउल्लाह को
तहरीक इंसाफ के वोटरों ने जितवा दिया है, ये कैसे हो गया? अच्छा, वैसे एक दो बातें और पहले सुन लें। अल्लाह का शुक्र तो ये है कि 14 माह इन इंतखाबात को हो गए थे, इन बेचारों की सुनी गई है। ये जो बल्दियाती नुमाइंदे इलेक्ट हुए थे, ये कोई मामूली जुल्म नहीं है कि जो इस निज़ाम के साथ PMLN की हुकूमत ने किया। पहले 3 साल इंतखाब ही नहीं होने दिया, और फिर अगर कराया तो 14 माह तक इन्होंने इसको लटका के रखा है। बहरहाल जैसा भी है हो गया है। मैं ये अर्ज करता हूं कि जनरली अमूमी तौर पे ये जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, ये सिटिंग गवर्नमेंट का होता है, और सिटिंग गवर्नमेंट भी नून लीग जैसी हो तो वो पूरी गिरफ्त में रखते हैं पूरे निज़ाम को। यानी ऐसा नहीं है कि वो आज़ादाना खुद मुख्तार और शफाफ इंतखाबात हो जाएं, इसका कोई इम्कान ही सिरे से नहीं है। जो बात आपने की है उसके ऊपर मेरा बहुत शदीद रद्द अमल है। तहरीक इंसाफ किसी पार्टी से इस तरह कोई इल्हाक करके उसे वोट दे, हम उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, और वो पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे। 20 चेयरमैनों ने फैसलाबाद में 50 हो, जितने मर्जी हो, जो यानी जो भी लोग। इतना अरसा आप लोगों को अपने पार्टी वर्कर्स का ट्रेंड ही मालूम नहीं था? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, पार्टी वर्कर्स का प्लानिंग मालूम नहीं थी? पार्टी वर्कर जो है ना, वो बड़ा वाजे तौर पे वो पार्टी वर्कर रहता ही नहीं है जो वफादारियों को तब्दील कर देता है। और ये पाकिस्तान के अंदर कल्चर होना चाहिए, यहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक एक ऐसा बकाऊ कल्चर है कि जिस तरफ जरा चढ़ता हुआ सूरज नजर आया उसी की तरफ परिंदे जो हैं वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जितवा तो दिया राना सनाउल्लाह साहब को। लेकिन ये जीत भी कोई जीत है, यानी ये दोनों एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, गालियां भी देते रहते हैं एक दूसरे को, कत्ल के इल्जाम भी लगाते रहते हैं, और 20 कत्ल हुए हुए हैं। ये शर्म आनी नहीं चाहिए। नून लीग की जो सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, इंसाफ में धड़ेबंदी ये तो धड़ेबंदी नहीं है। भी देखें, ये तो कोई धड़ेबंदी नहीं है, ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। ये जहां जहां देखिए, मैं जिस चीज का कायल हूं, आप दो भी है ना तो आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, 2 वोट लेके बता देना चाहिए कि हम मेरे साथ 2 ही लोग थे। ये है सियासत, इसके अलावा जो कुछ भी है वो कारोबार। बताएं ना, आप अपने वर्कर्स को बताएं जी, उनको पता चलेगा, उनको पता चलेगा जब डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, पार्टी से फारिग कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी तैयारी 18 के लिए क्या है वो सवाल आपसे करूंगी, लेकिन जरा जाने दीजिएगा नदीम अफजल चंद साहब की तरफ। चंद साहब, पीपल्स पार्टी पंजाब में खुद को रिवाइव करने जा रही है, बल्कि करना शुरू कर दिया है। जरदारी साहब कल वतन वापस आ रहे हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात का पंजाब में ये आखिरी और तीसरा मरहला, इसके रिजल्ट्स तो कोई और ही ट्रेंड शो कर रहे हैं, ये आपके हक में तो नहीं जा रहे? ये इलेक्शन जो होते हैं ये कोई पैरामीटर नहीं होते। बल्दियाती इलेक्शन ये सरकार के मशीनरी के ये इलेक्शन होते हैं। और आप जरा 2001 के बल्दियाती इलेक्शन उठा के देखें, उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के पास क्या था। उस वक्त पीपल्स पार्टी के 63 तहसील नाज़म जीते थे, 18 डिस्ट्रिक्ट नाज़म जीते थे। मुस्लिम लीग के कितने जीते थे जरा रिकॉर्ड। फिर 2005 में आप देख लें लोकल बॉडीज में मुस्लिम लीग नवाज के पास क्या था। उस वक्त इसका वजूद ही नहीं था पंजाब में, सारी मुस्लिम लीग कायदे आजम थे उस वक्त थी, ये पीपल्स पार्टी जीती थी। ये आज मुस्लिम लीग कायदे आजम के पास सिर्फ एक सीट है, वो भी PTI के तहत से, वो एक अटक वाली मेजर तैर सादिक साहब ने जो जीती है। लेकिन आज मुस्लिम लीग जीती हुई है, तो ये कोई ट्रेंड नहीं है मुस्लिम लीग का। कोई कल डिप्टी कमिश्नर और DCO आप लगा दें माइनॉरिटी विंग के तो सारी अकलीता सीट जीत जाएगी। सारे आप बात देखेंगे ये सारे क्रिश्चियन जीत गए। ये इंतजामिया के इलेक्शन होते हैं। और रह गई बात, ये कोई पैरामीटर है। बाकी आपने आसफ जरदारी साहब की आमद की जो बात की, तो वो तो खुशाइंद है हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, अल्लाह करे खुशाइंद हो। लेकिन आप समझते हैं कि पंजाब में आप लोग सियासत को रिवाइव करने जा रहे हैं, उस रिवाइवल को आसिफ अली जरदारी साहब के अराइवल से फायदा पहुंचेगा? देखिए, उनका आने से एक फायदा तो ये होगा कि ये जो कहते थे कि वो नहीं आ सकते, उसके लिए मैं समझता हूँ बहुत जरूरी था उनका आना। दूसरा जो कहा जाता था कि जी मतलब एस्टैब्लिशमेंट से पीपल पार्टी के ताल्लुकात ठीक नहीं, वो भी एक मैसेज था देना कि हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है एस्टैब्लिशमेंट से, उसलिए भी मैं समझता हूँ जरूरी था उनका आना। जहां तक है पंजाब में पीपल्स पार्टी का एक्टिव होना, तो वो आप देखेंगे कि किसी हुए तबकों के लिए जमात ये अपना वर्किंग करेगी और इंशाअल्लाह ताला गली गली जाएंगे, तहसीलों जिलों में जाएंगे। और लेकिन 2018 ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1 साल की दूरी पे है। अब पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने बलबूते पे टाइम यकीनन थोड़ा है, लेकिन हमारे मुखालफ इंशाअल्लाह पनामा की नजर भी बह जाएंगे और आप देखेंगे कि अपोजिशन जमातें
ठीक है, एक ऐसा इंशाल्लाह ताला इस उम्मीद मुल्क पे में दुनिया भी कायम है, ऑपोजिशन भी कायम है। जरा ऑपोजिशन की दूसरी जमात तहरीक इंसाफ से मुझे बात करने दें जी। 2018 के लिए आपकी तैयारी क्या है? चंद साहब तो कहते हैं कि ये कोई पैरामीटर नहीं है बल्दियाती इंतखाबात जीतना 18 के आम इंतखाबात के लिए। मेरा ख्याल आप कन्विंस तो हो गई है ना। मैं सिर्फ आपसे जवाब चाह रही हूं, आपकी तैयारी के मुतालिक जवाब सिटिंग चाह रही गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कोई माने नहीं रखता, ये तो आप कन्विंस्ड हैं। जो बात मैंने की वही चंद साहब ने फरमाई है। बाकी रहेगी 18 की तैयारी हमारी, तो बिल्कुल पहले दे हुकूमत की मेन अपोजिशन के तौर पे, यानी 2013 के इंतखाब के फौरन बाद कि इंतखाबात का निज़ाम यहाँ पर ऐसा नहीं है, अब भी नहीं है, आज भी नहीं है। और इसके अलावा जिस कदर करप्ट ये लोग हैं, हम पार्लियामेंट में भी हमने अपनी आवाज उठाई और अब भी उठा रहे हैं। हम अदालत की तरफ भी रुजू किया भी है, आइंदा भी करेंगे, और अवाम की अदालत हर वक्त लगा के रखेंगे। अवामी कचहरियां लगेंगी और हम पीपल्स पार्टी को चाहेंगे वो हमारे साथ दे। 27 आ गई, बहुत कम दिन रह गए, हम इन्हें खुशामदेद कहेंगे सड़कों के ऊपर, और आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा नून लीग को जब तहरीक इंसाफ भी होगी और दीगर अपोजिशन जमातें भी होंगी। ये पानामा पे तो आप लोग मिलके चल रहे हैं, लेकिन ये जो इत्तेहाद है करप्शन के खिलाफ, ये इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील हो सकता है? मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। आप नहीं? तहरीक इंसाफ जो है वो अपना इलेक्शन लड़ेगी, पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन लड़ेगी। हम इश्यूज के ऊपर सियासी जमातों के साथ। आप समझते हैं कि पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद कर ले बाकी जमातों के साथ भी, काफ लीग के साथ और दीगर जमातों के साथ, तो नून लीग को बहुत टफ टाइम दे? मेरा ख्याल है कि नून लीग को वैसे ही बहुत टफ टाइम है। तीसरे नंबर पे नून लीग ने चले जाना है। आपको ये तीसरे नंबर पे चले जाएगी 2018 आप देखेंगे जी, बिल्कुल आप देखेंगे। आप समझते हैं तहरीक इंसाफ? मैं आपसे अर्ज करता हूं कि अगर इंतखाबात फ्री एंड फेयर होते, 2013 के इंतखाबात साफ और शफाफ होते, नून लीग तीसरे नंबर पे होती। पीपल्स पार्टी किस नंबर? नून लीग जब तीसरे नंबर पे, तो आपको अंदाजा हो ही नहीं जाना चाहिए कि मेरा ज़हन क्या कह रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आप देखेंगे अगले चंद महीनों के अंदर अंदर। आप समझते हैं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का इंतखाबी इत्तेहाद भी होना चाहिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अलायंस अगर इस वक्त जो है जी, वो मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई, अगर पीटीआई इत्तेहाद की तरफ नहीं जाएगी तो पीपल्स पार्टी को मिन्नतें तो नहीं करेगी कि ना मैं सारे, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक माफियाज, एक इतने स्ट्रांग माफियाज नून लीग ने बना दिए हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल उनके हाथों बिकी हुई है और गुलाम है। और इस ब्यूरोक्रेसी और इस जहाँ पे जुडिशियल सिस्टम भी तबाह हो चुका हो, इन हालात में एक मजबूत अलायंस इस ज़ियाउल हक की बाकियात से आपकी जान छुड़वा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल चंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका भी। बात करते हैं हम पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात और 2018 के लिए सियासी जमातों की तैयारियां क्या हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक सरकारी इदारे में होशरुबा करप्शन की कहानी आपको सुनाएंगे। जी वेलकम बैक। एक सरकारी इदारे में करप्शन की होशरुबा कहानी सामने आई है। किस्सा कुछ यूं है कि स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि कुछ नहीं है, हजारों की तादाद में है, जिन्हें लावारिस स्कीम्स कहा जा सकता है। इन स्कीम्स को, इन इंश्योरेंस स्कीम्स को अपनाने वाले लोग या तो वफात पा जाते हैं या किसी भी वजह से उनकी स्कीम मुअत्तल कर दी जाती है, लेकिन जितने पैसे उन्होंने उस इंश्योरेंस स्कीम के भरे होते हैं वो अभी तक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास ही पड़े हैं। एक तरफ मुल्क में जहां बलूचिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खजाना जिन्होंने 40 अरब की करप्शन की, वो प्ली बार्गिन करके बड़ी आसानी के साथ छूट रहे हैं। दूसरी तरफ जहां रेगुलेटर्स को विफाकी वजारतों के मातहत किया जा रहा है, वहां पे एक सरकारी इदारे में होशरुबा करप्शन की कहानी सामने आना, ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है और इंतहाई खतरनाक और तशवीशनाक सिचुएशन है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मई 2014 में 2 साल पहले तकरीबन तमाम इंश्योरेंस कंपनीज को हिदायत की गई थी कि ऐसी लावारिस स्कीम्स के जिनके अपनाने वाले या जिन स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले या तो वफात पा गए हों और उनके वरसा ने राबिता ना किया हो, या ये स्कीम्स किसी भी वजह से मुअत्तल कर दी गई हों, तो इन स्कीम्स को स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करे ताकि इनके वरसा को अगर उन्हें मालूम ना हो तो वो इन स्कीम से फ़ायदा उठा सके और अपने पैसे वापस ले सकें। लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ने इन लावारिस स्कीम्स की
कोई तफसील वेबसाइट पे मुहैया नहीं की। इन स्कीम्स की मद में, इन हजारों की तादाद में जो लावारिस स्कीम्स हैं, इनकी मद में कोई अरबों रुपए हैं जो कि स्टेट लाइफ के पास अभी भी पड़े हैं और उन खानदानों, उन मुस्तहिक, उन हकदार खानदानों के पास नहीं जा रहे। और स्टेट लाइफ ये तमाम का तमाम पैसा जो कि अरबों रुपए का बनता है, जो कि मुनाफे का पैसा है, ये रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रही है। ये एक बहुत बड़ा करप्शन का खदशा है जो कि सामना करना पड़ सकता है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को और उनकी हुकूमत को। इसी की मजीद तफसीरात जानेंगे। एक्सप्रेस के रिपोर्टर काशिफ हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा मजीद तफसीरात, कुछ अंदाजा कि कितने अरबों रुपए होंगे और क्यों अभी तक प्रोवाइड नहीं किए जा सके उन हकदार खानदानों को? शुक्रिया गरीदा, आपने बहुत ही हसास और बहुत अहम अवामी मसले की जानिब तवज्जो मजबूल कराई है आपने हुक्मरानों की। जैसा कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन सरकार का एक इदारा है और इसका सरकारी ज़िंदगियों की बीमा की मार्केट में इसका 60% के करीब इसका शेयर है जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फौत हो जाते हैं, जो अपनी पॉलिसियों को कंटिन्यू नहीं कर पाते। इस सिलसिले में SECP जो कि रेगुलेटर है, इसने वाज़ेह हिदायत तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को दी थी कि ऐसी तमाम लावारिस या बेनामी पॉलिसीज़ जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जिसको कोई क्लेम लेने के लिए नहीं आया, आप अपनी वेबसाइट पे उनकी तफसील जारी करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो कि एक सरकारी इदारा है, वजारत तिजारत के तहत काम करता है, उसने अपने ही रेगुलेटर एक सरकारी इदारे की अपनी जो अहकामात थे वो उसकी परवाह नहीं की और अभी तक 2.5 साल गुजरने के बावजूद इस तरह की हज़ारों पॉलिसियाँ हैं जिनके वुरसा ढूंढते फिर रहे हैं कि हमें क्लेम का आगाज़ कहाँ से करना है। गरीदा, मैं आपको बताता चलूँ कि इस दौरान काफ़ी ऐसी आफात आती हैं, सैलाब आता है, जलजला आता है, कुदरती आफात आती हैं, दहशतगर्दी की भी कार्रवाइयाँ पूरे मुल्क में होती हैं और आपको पता है कि हमारे मुल्क में लिटरेसी यानी ख्वानदगी का तनासुब बहुत कम है। तो बहुत सारे लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं होते। बहुत से लोग अपने लवाहिकीन को बताते नहीं है कि उनकी पॉलिसी की मालियत क्या है और वो इंश्योर्ड है भी या नहीं है। काशिफ, 2 साल हो गए हैं कि SECP ने ये डायरेक्टिव जारी किया हुआ है, 2 साल हो गए हैं, लेकिन स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ने इन तमाम लावारिस स्कीम्स की तफसीलात अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड नहीं की। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कोई नोटिस लिया है स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन के बारे में इसका? जी देखिए, जो ये आप देख रहे हैं कि जिस सिनेरियो में और जिस सूरत हाल में ये माशरा और हमारा ये निज़ाम सरकारी इदारों का जा रहा है, जहां सरकारी इदारों की एहतसाब करने के बजाय, उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के बजाय आप उनको सरकार अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। हमारे सामने ये मिसाल है कि बड़े जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनको गवर्नमेंट ने उसको वजारतों के मातहत कर दिया है, तो पूछने वाला कोई नहीं है। खजाना के काशिफ, आप मेरे साथ ही रहिए, आपसे मजीद बात भी करेंगे। मेरे साथ विफाकी मोहतसिब, विफाकी इंश्योरेंस मोहतसिब है रईसुद्दीन पराचा साहब, क्योंकि स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन के खिलाफ पिछले 1 साल में बेइंतहा अवामी शिकायत सामने आई हैं। विफाकी मोहतसिब इंश्योरेंस को कोई 840 दरखास्तें मिली सिर्फ 1 साल के दौरान मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ, जिनमें से कोई 585 यानी कि 70% सिर्फ स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन के खिलाफ थी। लेकिन अफसोस की बात है कि स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस कंपनी होने के बावजूद विफाकी मुहतसिब इंश्योरेंस के कंट्रोल में नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम रईसुद्दीन पराचा साहब। जी वालेकुम सलाम। ये पिछले आपकी रिपोर्ट मेरे सामने है विफाकी मुहतसिब इंश्योरेंस की। पिछले 1 साल के दौरान कोई 70% अवामी शिकायत सामने आई हैं स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन के खिलाफ, लेकिन उस पे आपका कंट्रोल नहीं है, उस पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है जी शायद, और ये फिगर आपके पास कोई थोड़ी सी गड़बड़ की है कि 230 के करीब ऐसी थी टोटल हमारे पास जो शिकायत आई थी जो स्टेट लाइफ के खिलाफ थी। और क्योंकि कानूनी तौर पर हम काम करते हैं इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 के तहत, और उसमें एक ये एक्सक्लूजन क्लॉज है कि जो सरकारी इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, जो स्टेट लाइफ और NICL और पोस्टल लाइफ, वो हमारे दायरेकार में नहीं है, वो वफाकी मुतसिब के दायरेकार में है। और जो भी शिकायत इस किस्म की होती हैं इन कंपनियों से मुतालिक, हम वफाकी मुतसिब को भेज देते हैं और वहाँ पे यकीनन उनकी सुनवाई होती है। टैक्स मुतसिब के दफ्तर में पहले ही सरकारी इदारों के मुतालिक शिकायत का इतना अंबार है कि स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन के खिलाफ जो एक शिकायत का पलंदा है वो उससे निमटने की उसको फुर्सत नहीं है। आप नहीं समझते कि स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन को विफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब के अंडर आना चाहिए? जी यकीनन ये बात सही है कि वफाकी मुतसिब, फेडरल मुतसिब जो हैं, उनके पास बहुत, क्योंकि उनका डोमेन बहुत बड़ा है मुख्तलिफ वफाकी इदारों का और तमाम एजेंसियों का, और उनके पास शिकायत की तादाद लाखों में है।
तो ये हमने प्रपोजल भेजा हुआ भी है, एक रिकमेंडेशन के जो एक स्पेशलाइज्ड मोहतसिब का इदारा है लाइक पाकी इंश्योरेंस मोहतसिब, और उसको तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को डील करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रईसुद्दीन पराचा से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी होशरुबा करप्शन कहानी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब से। जी वेलकम बैक। स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में होशरुबा करप्शन की कहानी, इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। कोई लावारिस स्कीमें हजारों की तादाद में है जिनकी मद में अरबों रुपए स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास आम पाकिस्तानियों के, आम शहरियों के पड़े हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहे। काशिफ, आपने विफाकी इंश्योरेंस मोहतसिब की बात भी सुन ली, आपने ये खबर आज फाइल भी की है, रिपोर्ट भी की आपने ये खबर, इस पर करना क्या चाहिए अरबाब इख्तियार को? जी गरीदा, देखें पाकिस्तान की जो मालियाती हिस्ट्री है या सरकारी इदारों की आप तारीख उठा के देखें तो इदारे इसी तरह बतदरीज तबाह हुए हैं। आज पाकिस्तान स्टील को देखें 500 अरब रुपए के खसारे पर चल रहा है। वो खसारा 20 अरब रुपए से शुरू हुआ था और मुख्तलिफ अदवार में बढ़ते 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 और आज 500 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। तो मीडिया के हैसियत से हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। जो इदारा तबाही के रास्ते पर तेजी से चल रहा है, उस तबाही की तरफ जहां वो जा रहा है, जहां पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को उनकी ज़िंदगियां, उनके ख्वाब, उनके एहसासात, उनकी उम्मीदें उससे वाबस्ता हैं, तो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ ये एक मालियाती करप्शन है बल्कि इंसानी एहसासात से खेला जा रहा है। इखलाकी लिहाज से भी बहुत करप्शन है ये। एक चीज़ मैं आपसे जिक्र करूं, इस इदारे की कॉस्ट आप देखिए। अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी ये मामला गया था जहाँ इस इदारे को एक सफ़ेद हाथी करार दिया गया था। ये सफ़ेद हाथी क्यों करार दिया गया? आप इसके मालियाती हिसाबात देखिए। पिछले साल 2015 में इस इदारे के इंतज़ामी अखराजात टोटल 26 अरब रुपए थे। 26 अरब रुपए इस इदारे को एक साल चलाने पर खर्च किए गए। आपको हैरत होगी कि इस इदारे के आला इंतज़ामी अफसरान ने तनख्वाहों की मद में 4.5 अरब रुपए वसूल किए। एक साल के अंदर 4.5 अरब रुपए की तनख्वाहें वसूल करने वाले आला तरीन इंतज़ामी अफसरान ने इस इदारे को मुनाफा कितना दिया? 1 अरब रुपए। ये पीनट है। आप देखिए इस इदारे की इन्वेस्टमेंट देखिए, रियल एस्टेट देखिए, कसीर मंजिला इमारतें देखिए और पूरे पाकिस्तान में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। ये होशरुबा बहुत तशवीशनाक, बहुत खौफनाक सूरत हाल है। काशिफ हुसैन, स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन में करप्शन का ये एक होशरुबा खदशा है जो कि आप बता रहे हैं। विफाकी टैक्स मोहतसिब के अंडर आता है ये इदारा, कोई नोटिस लिया गया है इन सारी बातों का? जी देखें, जहाँ तक हमारी SCCP से बात, SCCP पाकिस्तान का बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही अहम तरीन इदारा है और इस मुल्क के अंदर प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम रखने में SCCP का बहुत अहम रोल है। लेकिन इस मामले में मेरी ज़ाती ये राय है कि शायद SCCP को कोई सख्त इकदाम लेना चाहिए। हमारी SCCP के हुकाम से जो बात हुई, उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ इस बारे में दिया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन। हमसे बात कर, स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में करप्शन की होशरुबा कहानी सामने आई है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो।